हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन परफेक्ट कंपटीशन के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बुनियादी तौर पर हम तीन कॉन्सेप्ट्स को, तीन टर्म्स को आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स या तीन टर्म्स है जिनको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये है नॉर्मल प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहते हैं, एंड देन वी हैव इकोनॉमिक लॉसेस या सिंपली ऑफ लॉसेस इसके लिए लिख सकते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स आज इन पे हम फोकस करने जा रहे हैं। देखिए, जो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है वो आप जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 54 इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हमने प्रॉफिट्स, इसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह के बारे में बात की है। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और उसके बाद ये लेक्चर समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। सो आई होप कि यू विल अटेंड दैट वेरी लेक्चर एज वेल। जिस पॉइंट से हम अपनी बात जो है वो शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि जो क्राइटेरियन हम यूज़ करते हैं, जिस बुनियाद पे हम कहते हैं कि एक फर्म एक्सपीरियंस कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस एक्सपीरियंस कर रही है, वो क्राइटेरियन कौन है या वो सिचुएशन कौन सी होती है जहाँ पे फर्म के साथ ऐसा होता है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि जब फर्म में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो मार्जिनल कॉस्ट हैज़ टू बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और जाहिर सी बात है मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि बोथ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो एक प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर्स नहीं होते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम अब एस्टैब्लिश होता है तो वहाँ पे क्वांटिटी एस्टैब्लिश होती है, प्राइस ऑलरेडी तय होता है, वहाँ पे क्वांटिटी एस्टैब्लिश होती है। अब हमने क्या देखना होता है कि जो क्वांटिटी है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पॉइंट पे हमने ये देखना होता है प्राइस और एवरेज कॉस्ट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए, प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर भी हो सकता है, प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है, प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम भी हो सकता है। अब अगर प्राइस जो है अगर वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो वी विल बी हैविंग ए केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर प्राइस ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, वी विल बी हैविंग ए केस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अगर प्राइस जो है वो अब कम होगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो देन वी विल बी हैविंग ए केस ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस या लॉसेस का यहाँ पे हमारे सामने जो है वो केस होगा। तो क्राइटेरियन जो हम यूज़ करते हैं इसमें हम यही देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है या इन दो की जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो किस नौइयत की है, उसी चीज़ से ये तय होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है या लॉसेस है। अब देखिए, इस चीज़ को हम इस तरीके भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट्स जो है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आपको जो रेवेन्यू मिलता है राइट और आपको जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉफिट्स। ओके, इस चीज़ को एक्चुअली हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। तो अब हमारे सामने तीन सिचुएशंस हो सकती है, या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, या टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से, या फिर टोटल कॉस्ट ही ज़्यादा होगा टोटल रेवेन्यू के मुकाबले में। तो तीन सिचुएशंस आपके सामने हैं, पाई माइनस प्रॉफिट्स। अब देखिए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये एक सिचुएशन हो सकती है, और अगर ये सिचुएशन है तो पाई का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट वैल्यू जो है वो डेफिनेशन है प्रॉफिट की, पाई का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का वैल्यू जीरो है तो देन वी आर हैविंग द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स में जो पाई का वैल्यू होता है, प्रॉफिट्स का, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होगा इट विल बी पॉजिटिव, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन वी विल बी हैविंग
इकोनॉमिक प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टोटल कॉस्ट ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टोटल रेवेन्यू। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो वैल्यू होगा पाई का वो तो माइनस होगा क्योंकि टोटल कॉस्ट इज मोर। तो इफ दिस इज द कंडीशन देन इकोनॉमिक लॉसेज एक प्रोड्यूसर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये पहले मैंने ये चीज़ बता दी, क्लियर कर दी कि किस बुनियाद पे हम कहते हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर इकोनॉमिक लॉसेज का कॉन्सेप्ट किस बुनियाद पे तय होता है। तो इस चीज़ से ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये तय हो जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला जो हमारा केस है, इट इज़ द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। वहाँ पे अब हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि पाई का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है फिर कैसे एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स हासिल हो गए और क्यों हम कहेंगे कि उसको जो है नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल गए या एक प्रोड्यूसर या एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स हासिल यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जब हम कॉस्ट्स की बात करते हैं इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कॉस्ट्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हम मार्केट से खरीदते हैं या यूज़ करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज, उनके लिए हमने पेमेंट करनी होती है। तो ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी अगर हम इन पर फोकस करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। जो लेबर है इसको वेजेस जो है वो देने होंगे, तो वो वेजेस हमारे टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनेंगी। तो इसी तरह जो लैंड है इसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, वो रेंट जो है वो टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। इसी तरह कैपिटल अगर हम यूज़ करेंगे, मनी लाएंगे बैंक से किसी और से, उसको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा बनेगा। तो इसी तरह जो इकोनॉमिक्स में एक बुनियादी चीज़ हमें बताई जाती है वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक प्रोड्यूसर है, जो एक ओनर है, तो उसको जो मिलना चाहिए वो प्रॉफिट्स है और वो प्रॉफिट्स जो नॉर्मल प्रॉफिट्स उसको हासिल होने चाहिए थे, नॉर्मली उसको जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे अपने बिजनेस के लिए, उनको हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। उनको हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। अहम चीज़ जो यहाँ पे हमने याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स में ये वाले प्रॉफिट्स जो है ये कॉस्ट्स का हम हिस्सा समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेबर को पे करना पड़ेगा, लैंड को पे करना पड़ेगा, लैंड के लिए कैपिटल के लिए जो है वो भी पे करना पड़ेगा, और फिर जो है एंटरप्रेन्योर के लिए कॉस्ट्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सब चीज़ों के लिए जो है जो भी पे करना पड़ेगा, मजबूरी होगी और जो ड्यू उनका होगा, तो ये सब चीज़ें हम कॉस्ट्स में, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब हम कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हासिल हो गए एक प्रोड्यूसर को, बुनियादी तौर पर हम उन कॉस्ट्स को, नॉर्मल प्रॉफिट्स को कॉस्ट्स में ही इंक्लूड करते हैं। देयरफॉर अगर एक अब प्रोड्यूसर को उतना रेवेन्यू हासिल हो गया जितना उसका जो है टोटल कॉस्ट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हासिल हो रहे हैं। उसकी जो अपनी जो समझिए कि वेजेस जो उसके बनते हैं, जो रिम्यूनरेशन उसकी बनती है एक प्रोड्यूसर की, तो वो तो उसको मिल रही है। तो देयरफॉर हम कहते हैं कि अगर टोटल रेवेन्यू इतना है जितना टोटल कॉस्ट्स है, तो फिर दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। हालांकि पाई का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब चूंकि हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की यहाँ पे बात की, तो हम अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्राइस और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप में। तो आप जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू किस चीज़ के बराबर है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कि प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का और आपने कितने प्रोडक्ट्स बेचे। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 रुपीज़ प्राइस है एक प्रोडक्ट का और आपने 10 यूनिट्स इसके बेचे मार्केट में, तो आपको 50 रुपीज़ मिलेगा। सो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी विल गिव यू टोटल रेवेन्यू, या एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी विल गिव यू द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी यहाँ पे है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का इंट्रैक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में बुनियादी तौर पर क्वांटिटी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। और जब हम राइट साइड अब जाएंगे,
ये समझने के लिए कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर है। टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है इट इज द सेम क्वांटिटी जो लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि प्रोड्यूसर और जो बायर है दोनों के लिए, सेलर और बायर के लिए जो इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। देयर विल बी ओनली वन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी सेम होगी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज है, तो इसलिए हम एवरेज रेवेन्यू को जो है वो रिप्लेस करते हैं प्राइस से। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यूई के बदले हम लिखेंगे प्राइस इनटू क्यूई। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है। यहाँ पे क्वांटिटी राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी सेम है, क्वांटिटी इज सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, क्योंकि ये तो इक्वालिटी का मसला है। ऊपर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो चूंकि इनका एक एक कंपोनेंट जो है वो सेम है तो दूसरा कंपोनेंट भी इसलिए मल्टीप्लिकेशन में सेम होगा। सो प्राइस विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और अगर ऐसी सिचुएशन है वी आर एक्सपीरियंसिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब देखिए इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना है कि इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। तो हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो यहां पे हम स्ट्रेट अवे फोकस करेंगे पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है नीचे से कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट चीज जो ई पॉइंट की जो खुसूसियत है वो ये है कि इस पे price is equal to what? Price is equal to average cost। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी price is equal to average cost, price भी उतना है average cost भी उतना है, तो that means कि we are जो एक फर्म है उसको अपने average costs मिल रहे हैं। अगर उसको अपने एवरेज कॉस्ट्स मिल रहे हैं, उन एवरेज कॉस्ट्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड है, देयरफॉर द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इस चीज को आप जो है अगर आप इसको यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप टोटल रेवेन्यू के लिए देखेंगे जो लेफ्ट साइड में नीचे हमारे सामने है OPEQE, ठीक है ना, सॉरी OPEQE। तो ये जो स्क्वायर ये जो रेक्टेंगुलर स्पेस हमारे सामने है OP मल्टीप्लाइड बाई OQE, राइट। तो ये है हमारा टोटल रेवेन्यू। और राइट साइड में अगर आप टोटल कॉस्ट के लिए भी देखेंगे द सेम एरिया विल बी देयर OP मल्टीप्लाइड बाई OPEQE, तो सेम है दोनों साइड पे। वहां पे भी जो टोटल रेवेन्यू का एरिया भी वही है, टोटल कॉस्ट का एरिया जो है वो भी सेम है। तो दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू जानने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होगा OP मल्टीप्लाइड बाई OQE, और टोटल कॉस्ट के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होगा EQE। ये एक यूनिट का कॉस्ट बनेगा, लेकिन आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं OQE, लेकिन EQE जो है वो PO के बराबर है। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू PO मल्टीप्लाइड बाई OQE, जो यही रेक्टेंगुलर स्पेसेस बनते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है। तो केस हमारा कुछ ऐसा होगा, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से, और जो पाई का वैल्यू है वो प्लस होगा, और ये केस होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स का। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अभी जो एनालिसिस है वो थोड़ा हम दोहराएंगे। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई QE जो हमने पहले ही किया हुआ है टोटल रेवेन्यू के बराबर है, और टोटल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई QE। और फिर एवरेज रेवेन्यू के बदले हम लेफ्ट साइड में प्राइस लिखेंगे, तो P मल्टीप्लाइड बाई QE इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई QE। लेकिन QE जो है यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो सेम है ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से, देन प्राइस हैज़ टू बी मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे प्राइस विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो आप टोटल रेवेन्यू के हिसाब से इसको देखेंगे, या फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के हिसाब से इसको देखिए, या प्राइस और एवरेज कॉस्ट के हिसाब से इसको देखिए, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम फोकस करेंगे जो हमारा ग्राफ है। तो अगर आप ग्राफ पे फोकस करेंगे, देखिए अभी हमने ये देखना है कि इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वहाँ पे क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम जो हमारी क्वांटिटी है यानी कि E जो क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहा है, राइट। तो प्राइस जो है वो कितना है, वो E से गुजर रहा है।
प्राइस जो है वो ई से गुजर रहा है, प्राइस है पी, लेकिन अभी कॉस्ट्स अगर आप देखेंगे वो कितना है, देखिए प्राइस है क्यू ई और ई के बराबर, प्राइस इज इक्वल टू क्यू ई और ई के बराबर प्राइस है, लेकिन कॉस्ट्स किसके बराबर है, एवरेज कॉस्ट्स किसके बराबर है, एट द क्वांटिटी क्यू ई, एट द क्वांटिटी क्यू ई जो एवरेज कॉस्ट्स बराबर है वो है क्यू ई और एफ के बराबर है, क्यू ई एफ के बराबर है, क्यू ई के बराबर नहीं है, क्यू ई एफ के बराबर है। और अगर हम इसको इस एक्सीस पे ले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सीस पे ले जाएंगे, सॉरी वर्टिकल एक्सीस पे ले जाएंगे, सो इट विल बी जो पी का यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पे, सॉरी जो एफ का लेवल है वहाँ पे वो पी जीरो का यहाँ पे लेवल है। तो कहने की बात ये है कि ओ पी जो है वो प्राइस है और ओ पी जीरो जो है वो कॉस्ट्स है, एवरेज कॉस्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओ पी जो है वो प्राइस है और ओ पी जीरो जो है वो एवरेज कॉस्ट्स है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो मिल रहा है वो ज़्यादा है और कॉस्ट जो बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो कम है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखना है वो ये कि अभी कॉस्ट्स में ऑलरेडी प्रॉफिट्स थे, लेकिन अब इस प्रोड्यूसर को उससे भी कुछ ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हमारा आ रहा है। अब कितना वैल्यू है इसका जो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ये जो शेडेड एरिया है पी जीरो और एफ ई का जो एरिया है ये बुनियादी तौर पर हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू का जो स्पेस है वो ज़्यादा है, एरिया जो टोटल रेवेन्यू का बनता है वो ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट्स का जो एरिया बनता है वो कम बनता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है एक प्रोड्यूसर को और टोटल कॉस्ट्स जो है वो उसको कम बियर करने पड़ रहे हैं। ओ पी जीरो एफ क्यू ई जो है वो कॉस्ट्स का एरिया है, ओ पी ई और क्यू ई का जो एरिया है वो रेवेन्यू का एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि पी जीरो एफ ई का जो एरिया है वो ज़्यादा है इन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट्स। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और ये एरिया उस एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हमें दिखाता है, यानी कि जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट प्राइस एंड कॉस्ट्स। ओके, तो वो आप ई जो है वो प्राइस है, एफ जो है ई जो है वो प्राइस है, एफ जो है वो कॉस्ट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं पी जो है वो प्राइस है और फिर पी जीरो जो है वो एक्चुअली कॉस्ट्स की, एवरेज कॉस्ट्स की लेवल है। तो ये एरिया जो है ये बुनियादी तौर पर हमारे लिए प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक लॉसेस की। तो जो थर्ड केस हमारा यहाँ है वो इकोनॉमिक लॉसेस का जो है केस है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कब एग्जिस्ट होते हैं, जब कॉस्ट ज़्यादा होंगे, टोटल कॉस्ट ज़्यादा होंगे टोटल रेवेन्यू के मुकाबले में। यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है वो नेगेटिव निकलेगा और इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक लॉसेस की सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर अगर टोटल रेवेन्यू को हम ब्रेक डाउन करेंगे इट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू ई या फिर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्यू ई, जैसा कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। और जो टोटल कॉस्ट का जो अगर ब्रेक डाउन करेंगे इट विल बी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू ई। जो बुनियादी एम्फेसिस है वो क्यू ई पे है बिगिनिंग में, क्योंकि क्यू ई राइट साइड में भी उतना है, लेफ्ट साइड में भी उतना है, यानी कि रेवेन्यू में भी वही है, कॉस्ट्स में भी वही है। अभी अगर अब कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट्स किस वजह से ज़्यादा होंगे, तो क्यों की वजह से तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो कॉस्ट्स अगर ज़्यादा होंगे वो एवरेज कॉस्ट की वजह से ज़्यादा होंगे। सो द पॉइंट हियर इज़ कि इन दिस केस इकोनॉमिक लॉसेस जब होंगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच को अगर हमने कन्वर्ट करना हो एवरेज कॉस्ट और प्राइस के अप्रोच में, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं और देख सकते हैं ये चीज़ कि एवरेज कॉस्ट इज़ मोर देन द प्राइस। अब इस चीज़ को हम अगेन एक फिगर के ज़रिए से यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है। इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पे। क्यों इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पे? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, वो चीज़ आप जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ई की वजह से तय हो रही है। अब देखिए, अब रेवेन्यू प्राइस जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू जो OP1 है, वो तो प्राइस अभी मिल रहा है जो प्रोड्यूसर है OP1, या उसको आप कह सकते हैं कि QEE जो है ये प्राइस मिल रहा है एक प्रोड्यूसर को, राइट। लेकिन अब कॉस्ट्स कितने हैं, तो कॉस्ट्स है QE अमाउंट ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं किसको, एक प्रोड्यूसर को, दैट इज
एफ कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स एफ होंगे, क्योंकि कॉस्ट करो इसके ऊपर से जो है प्राइस के ऊपर से गुजर रही है। और क्यू ई पे अगर हम सीधा ऊपर चले जाएंगे तो एफ पॉइंट पे जो है वो हमारे कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट एफ पॉइंट से डिजिग्नेट होंगे। एफ पॉइंट जो है हमें बताता है कि आपके एवरेज कॉस्ट्स कितने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्यू ई और ई जो है वो एवरेज जो है रेवेन्यू है या प्राइस है, और क्यू ई और एफ जो है वो हमारे कॉस्ट्स है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। अब हम एक ही यूनिट नहीं बना रहे हैं, हम जीरो से क्यू ई तक बना रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हर यूनिट के लिए जो है वो इतना हमें जो गैप है रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए ये जो गैप है ओवरऑल इसको जब हम जमा करेंगे सब यूनिट्स के लिए तो ये बनता है P2, P1 और फिर E और F। तो ये जो आई मीन रेक्टेंगुलर एरिया है ये हमें बताता है कि आपके कॉस्ट्स कितने ज़्यादा है आपके रेवेन्यू के मुकाबले में। तो ये एरिया जो है शेडेड एरिया, ग्रे एरिया जो है, ये हमारा एरिया है इकोनॉमिक लॉसेस का। तो अगर आप इसका इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, OP1 प्राइस है एक यूनिट का और आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं OQE, तो इतनी यूनिट्स आप बेच रहे हैं, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी OP1 मल्टीप्लाइड बाय OQE। ओके, तो ये जो एरिया है OP1EQE जो एरिया है ये आपका रेवेन्यू का एरिया है। और फिर कॉस्ट्स कितने हैं, OP1 जो है वो एक यूनिट का कॉस्ट है, लेकिन आप कितने बना रहे हैं, आप OQE यूनिट्स आप बना रहे हैं, तो टोटल जो आपका कॉस्ट बनेगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू OP2 मल्टीप्लाइड बाई OQE, दैट विल बी इक्वल टू OP2 FQE, जो पूरा एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो एरिया है हमारा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे टोटल कॉस्ट्स को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एरिया है कॉस्ट्स का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हमारे रेवेन्यू का एरिया है। सो P2, P1, EF जो है ये एडिशनल कॉस्ट्स बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं किसको, एक प्रोड्यूसर को, और इसलिए हम इसको कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है वो नेगेटिव है, और ये जो एक प्रोड्यूसर है उसको उतना अमाउंट नहीं मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू जो है उसको उतना हासिल नहीं हो रहा है, या प्राइस उसको उतना हासिल नहीं हो रहा है जितना उसको कॉस्ट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं पर यूनिट अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। आई होप कि ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स और फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जिनको हम सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहते हैं, एंड देन इकोनॉमिक लॉसेस का कंसेप्ट जो है वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। पर्टिकुलरली जो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो भी आपने अच्छे से समझी होगी। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।